नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पंच परमेश्वर। आइए शुरू करते हैं। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में गहरी मित्रता थी। दोनों साझे में खेती करते थे, लेन देन में भी कुछ साझा था। एक दूसरे पर उनका अटूट विश्वास था। जुम्मन जब हज गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। उनकी मित्रता का यही मूल मंत्र था। उनकी इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी, खूब रकाबियाँ मांजी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आध घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के व्यक्ति थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वे कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से। बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यही अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उसके भाग्य में न थी तो कैसे आती। लेकिन जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी। उसके लिखे हुए रहनामे या पैमाने पर कचहरी का मुहर्रिर भी कलम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, लेकिन उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री न हुई तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, लेकिन रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के तेज तीखे सलाम भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थीं। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिनों तक तो खाला जान ने सुना और सहा, लेकिन जब उससे न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृहस्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक यूं ही रो धोकर काम चलाता रहा। अंत में एक दिन खाला जान ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपने आप खुद पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ कहा, क्या रुपए पेड़ पर लगते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में कहा, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। जुम्मन की बात सुनकर खाला बिगड़ गई। उसने पंचायत बुलाने की धमकी दी। खाला की धमकी सुनकर जुम्मन हंसते हुए बोले, हाँ ज़रूर पंचायत बुलाओ, फैसला हो जाएगा। मुझे भी यह रात दिन की झिकझिक पसंद नहीं है। पंचायत में जीत किसकी होगी, इस विषय में जुम्मन को कोई भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए। तब एक दिन बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी टोकती हुई आसपास के गांव में घूम रही थी। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था, लेकिन बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना ज़रूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपर मन से हूँ हाँ करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियाँ दी। कहा कब्र में पाँव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है?
कुछ ऐसे सज्जन थे जिन्हें हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सनके से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों न आए। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष कम ही थे जिसने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। आखिर चारों ओर से निराशा कर बेचारी बुढ़िया अगलू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के मेरी पंचायत में चले आना। अलगू बोला, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला अपनी विपदा तो सबके सामने रो आई, अब आने न आने का अख्तियार उनको है। अलगू, यूँ आने को तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन पंचायत के सामने अपना मुंह नहीं खोलूँगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब मैं इसका क्या जवाब दूँ? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, मैं उससे बिगाड़ नहीं सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर न होती, लेकिन ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, लेकिन उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? शाम के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तम्बाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्यास्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहाँ की पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, लेकिन अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी, नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलना था या चिलम के दमों से। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। जब पंच लोग अपने आसनों पर बैठ गए तब बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज से 3 साल पहले मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम रख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे हाथ आयत रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इनके साथ रो धोकर किसी तरह काटा, लेकिन अब रात दिन का रोना मुझसे सहा नहीं जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। मैं बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊँ? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूँ। अगर मुझसे कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेकस की आह लेता है? मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में वे ही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई उज्र नहीं। यह सुनकर खाला चिल्लाकर बोली, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? मुझे भी तो कुछ मालूम पड़े। जुम्मन ने क्रोधित होकर कहा, खाला जान, इस वक्त मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहे पंच बदो। खाला जान जुम्मन के आपेक्ष को समझ गई। वह बोली, बेटा अपने आप से डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात करते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो? लो, मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। यह सुनकर जुम्मन से खुशी से झूम उठे, लेकिन भाव को छिपाते हुए बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में नहीं फंसना चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गहरी मित्रता है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा,
बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। बुढ़िया की बात सुनकर अलगू चौधरी ने सरपंच बनना स्वीकार कर लिया। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। तब अलगू चौधरी ने कहा, शेख जुम्मन, हम तो तुम्हारे पुराने मित्र हैं। जब काम पड़ा तो तुमने मेरी मदद की और मुझसे जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करता रहा। लेकिन इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाहों में बराबर हो। तुम्हें पंचों से जो कुछ अर्ज करना हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है, इसीलिए उसने शांतचित्त होकर बोला, पंचों, 3 साल पहले खाला जान ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ़ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन औरतों में ज़रा अनबन रहती है, इसमें मेरा क्या बस है। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं है। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बा नामे से माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं तो भूल कर भी इस झमेले में नहीं पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों को अख्तियार है, जो फैसला चाहें करें। अलगू चौधरी को अक्सर कचहरी से काम पड़ता रहता था, इसीलिए उसे कानून के विषय में अच्छी जानकारी थी। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। उनके एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन इस प्रश्नों पर बड़ा प्रसन्न हो रहा था। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी वह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में कैसा काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न जाने कब की कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की मित्रता कुछ भी काम नहीं आएगी। शेख जुम्मन इसी सोच विचार में डूबे हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले में विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद में इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। अलगू का यह फैसला सुनकर जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय की हेर फेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों में झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यह हैजा, प्लेग आदि व्याधियों, दुष्कर्मों के ही दंड हैं। लेकिन रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे। वह कह रहे थे, इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, लेकिन धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रसातल में चली जाती। इस फैसले ने जुम्मन और अलगू की मित्रता की जड़ हिलाकर रख दी थी। अब वे एक साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतनी पुरानी मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न रह सका। सचमुच यह बालू की ही ज़मीन पर खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का व्यवहार अधिक होने लगा। एक दूसरे की आवभगत ज़्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते थे, लेकिन उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के मन में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर पल यह चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्दी ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत सुंदर गोई मोल लाए थे। बैल पहाड़ी जाति के सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते रहे। दैव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सज़ा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए,
लेकिन खुदा नेक बद सब देखता है। अलगू को यह शक हुआ कि जुम्मन ने बैल को बिछ दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन बहुत वाद विवाद हुआ। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। व्यंग्य, वक्रोक्ति, अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों से बात हुई। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वह उसे रणभूमि से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया। अकेला बैल किस काम का, उसका जोड़ा बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। तब यह सलाह हुई कि इसे बेच देना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लग जाए तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हों। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी दौड़ाई, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। अलगू चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी नहीं ले पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर तो चैन की बंसी बजती थी। बैलराम छठे छमाहे कभी बहली में जोते जाते थे, खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहाँ बैलराम का रातिब था। साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली, और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता, पोंछता और सहलाता था। कहाँ वह सुख चैन, कहाँ यह आठों पहर की खपत। महीने भर में ही वह पिस गया था। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। हड्डियाँ निकल आई थीं। एक एक पग चलना उसके लिए दूभर हो रहा था। हड्डियाँ निकल आई थीं, पर था वह पानीदार। मार की बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने उस पर दुगना बोझ लाद दिया। दिन भर थकान के कारण उसके पैर न उठते थे, लेकिन साहू जी ने कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला। कुछ दूर चला और चाहा कि जरा दम ले लूं, लेकिन साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी। अतएव उन्होंने निर्दयता से कई कोड़ों की बरसात कर दी। बैल ने एक बार फिर से जोर लगाया, लेकिन इस बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और फिर उठ न सका। साहू जी ने बहुत कोड़े बरसाए, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूस दी, कहीं मृतक भी उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को बड़े ध्यान से देखा, गाड़ी से खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि अब गाड़ी कैसे घर पहुँचे। बहुत चीखे चिल्लाए, लेकिन देहात का रास्ता बच्चों की आँख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नज़र नहीं आया। आसपास कोई गांव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए और बैल को कोसने लगे। अभागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मर जाता। ससुरा बीच रास्ते में ही मर गया। अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। 200-250 रुपये कमर में बंधे थे। इसके अलावा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे। अतएव छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। लाचार होकर बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वहीं रत जगह करने की ठान ली। हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, लेकिन पौ फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो रुपयों की थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुँचे। जब उनकी पत्नी ने यह बुरी खबर सुनी तो फूट फूट कर रोने लगी। फिर अलगू चौधरी को गालियाँ देने लगी। निगौड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीते थे।
जब भी अलगू चौधरी साहू से अपने बैल के दाम मांगते, तब साहू और साहूआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह उस पर बरस पड़ते और अंट शंट बकने लगते। वाह, यहाँ तो हमारा जन्म भर की कमाई लुट गई और तुम्हें दाम की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी। सत्यानाशी बैल गले बांध दिया। हमें नीरा पोंगा ही समझ लिया है। हम भी बनिए के बच्चे हैं। ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धो आओ, तब दाम लेना। न जी मानता हो तो हमारा बैल खोल के ले जाओ। महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो, और क्या लोगे। अलगू चौधरी के अशुभ चिंतकों की कोई कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वे इकट्ठा हो जाते और साहू जी के बर्राने की पुष्टि करते। लेकिन 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वह भी गर्म पड़े। साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने घर चले गए। अब साहूआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। साहूआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया। साहू जी को दिलासा दिलाकर घर से निकाला। वह परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। पंचायत कर लो, जो कुछ पंचायत निर्णय दे उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू चौधरी ने भी यह बात स्वीकार कर ली। अगले ही दिन पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। जब पूरी तैयारी हो गई तो तीसरे दिन फिर उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही शाम का समय था। खेतों में कौवे पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय था यह कि मटर की फलियों पर उनका कोई स्वस्थ है या नहीं, और जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। पेड़ की डालियों पर बैठी शुक मंडली में यह प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें बेमुरब्बत कहने का क्या अधिकार, जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में भी संकोच नहीं होता। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी किस बात की है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बदते हो। अलगू चौधरी ने दीन भाव से कहा, यह तो समझू साहू ही चुन ले। यह सुनकर समझू साहू खड़े हुए और अकड़कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का दिल धक धक करने लगा, मानो जैसे अचानक किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। रामधर अलगू के मित्र थे। उन्होंने इस बात को ताड़ लिया और पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं। अलगू चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे कोई उज्र नहीं है। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा पथ प्रदर्शक बन जाता है। पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है, लेकिन ऐसे अवसर भी आते हैं जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है। मंडल के भवन में पग रखते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्यायपरायण होती है। इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नव युवक युवावस्था में कितना उद्दंड रहता है। माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं। वे उसे कुल कलंक समझते हैं, लेकिन थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चित्र उन्मत्त युवक कितना धैर्यशील, कितना शांतचित हो जाता है। यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने विचार किया, मैं इस समय न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भी टलना उचित नहीं। कुछ देर बाद पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। काफ़ी देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो यह सब सहमत थे कि समझू साहू को बैल की कीमत देनी चाहिए, परंतु 2 महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू साहू को हानि हुई। इसके प्रतिकूल 2 सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू साहू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन शेख ने फैसला सुनाते हुए कहा, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को यही उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस समय उन्होंने बैल लिया उस समय वह काफ़ी हष्ट पुष्ट था।
अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस वजह से हुई क्योंकि उससे बड़ा कठोर परिश्रम लिया गया और उसके चारे पानी का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया। रामधन मिश्र ने कहा, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, इसीलिए उससे दंड लेना चाहिए। जुम्मन शेख बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। यह तो अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। यह रियायत करे तो उनकी भलमनसी। यह सुनकर अलगू चौधरी खुशी से उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। यहाँ बैठा हर व्यक्ति जुम्मन शेख की नीति की सराहना कर रहा था। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं। यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। कुछ देर बाद जुम्मन शेख अलगू चौधरी के पास आए और उनके गले लिपटकर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का मित्र होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया है कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। फिर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। उन दोनों के अश्रुओं के जल से उनके दिलों का मैल धुल गया था। उनकी मित्रता की मुरझाई हुई लता एक बार फिर से हरी भरी हो गई थी। कहानी समाप्त। धन्यवाद।